प्रोत्साहन दिया। तो इसलिए गोलवलकर का जो ये कहना है, वो उस समय कहते थे कि वो देश के रहने वाले हैं और ये लोग अंग्रेज जो विदेशी है उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए ये देशद्रोही है। अब ये सारी बातें बदल गई है। अब ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि पता नहीं अल्लाह हम लोगों को कब यहां से जाना पड़ेगा। मैंने आरएसएस के द्वारा जो अखबार निकलते, 5 जन्य अखबार निकलता है, तो वहां मैंने फोटोग्राफ के साथ एक खबर पढ़ी कि भागवत जो है वो यूरेशिया जाकर आया। हाँ, यूरेशिया में जाकर आया। हाँ, ये खबर है, यूरेशिया जाकर आया और वहां कैसे जंगल है, जमीन कैसी है, कहाँ हम लोग रह सकते हैं, कहाँ घर बना सकते हैं, कैसे वो देख के आया। घर बनाने के लिए जगह है कि नहीं, पानी है कि नहीं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सोचा, जाना तो पड़ेगा। विदेशी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमने अंग्रेजों को विदेश के होने के आधार पर ही जाने के लिए कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। अब डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भी विदेशी है। राखीगढ़ी के मुद्दे के आधार पर उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर यह प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। देखो उसमें उन्होंने चालाकी क्या किया। विलास ने सब कुछ बताया, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे तरीके से आपको समझाने के लिए। उन्होंने क्या किया, जिस तारीख को ब्राह्मण भारत में आए उससे 2-4 हजार साल पहले का डीएनए बनाया। अब उसमें तो सारे मूल्यवासी, तो कहा सारे मूल्यवासी है। देखो यहां तो कोई विदेशी है ही नहीं। अरे भाई, जब तुम आए ही नहीं थे तो तुम्हारा डीएनए वहां कैसे मिलेगा? 7,000 साल पहले का डीएनए निकाला, कहा कि सारे मूल्यवासी। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। फिर 6,000 का निकालो, वहां भी नहीं मिलेगा ब्राह्मण का डीएनए, सारे मूल्यवासी। 5,000 में वहां भी मूल्यवासी, 4,000 में वहां भी मूल्यवासी। तो ईसा पूर्व 1700 और 2000 के बीच में वो आए। जब वो ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, 1700 के बीच में आए, वहां का जब डीएनए लिया जाता है तो फिर मिलता है कहां है, और यहां से आए, यूरेशिया से आए। तो ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की अभी प्रचार करने के लिए कि आने के 5,000 साल पहले का डीएनए निकाला, तो मिलेगा ही नहीं। जो बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, पहले का डीएनए निकाला तो पहले के डीएनए में क्या हुआ, सारे मूल्यवासी। हाँ बराबर है ना, सारे मूल्यवासी है। वहां कोई ब्राह्मण था ही नहीं, कोई विदेशी था ही नहीं। जब तुम आए ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, जब वहां का डीएनए निकाला गया तो वहां मिला। तो वो वहां से आगे 5,000 साल पहले का डीएनए निकालने की कोशिश करती है। चालाकी है, मीडिया उनके हाथ में होने की वजह से ये झूठा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। अब झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने और एक चालाकी की। वो शिंदे जो डेक्कन कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको वाइस चांसलर बनाया लालच देकर। हमारे लोग लालच में तो आ ही जाते हैं। हमारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा लालच नहीं चाहिए, और हमारे लोगों को ब्राह्मण ये भी लालच नहीं देते कि तुमको सम्राट बनाएंगे। अब ब्राह्मण इतने होशियार थे, इसको सम्राट बनाएंगे तो हम उनके नौकर हो जाएंगे। सम्राट को बनाने का लालच नहीं देते। सम्राट पाक पद अपने पास ही रखते हैं। बोलते तेरे को डायरेक्टर बना देंगे, तेरे को प्रिंसिपल बना देंगे, तेरे को वाइस चांसलर बना देंगे। तो फिर उनको लगता है वाइस चांसलर हमारे नीचे रहेगा, डायरेक्टर हमारे नीचे रहेगा, हम जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेगा। तो सिंधु को अभी उन्होंने डायरेक्टर बनाया रिटायरमेंट के बाद में, लालच देकर। तो शिंदे ने रिटर्न रिपोर्ट में ब्राह्मण का डीएनए के बारे में कहीं पर यह नहीं लिखा कि ब्राह्मण भारत के मूल्यवासी थे, कहीं पर भी नहीं लिखा। 18 पेज की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा, मगर इंटरव्यू में कहा ये ब्राह्मण भारत के मूल्यवासी। इंटरव्यू में कहा मूल्यवासी है, लिखित रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं कहा। तो इंटरव्यू के आधार पर हमने शिंदे को नोटिस दी। शिंदे को नोटिस दी, तब से शिंदे बंद है, बोल नहीं रहा। उसको लगा साले वामसिफ के लोगों ने हमको पकड़ लिया। भारत में वामसिफ का ही आदमी पकड़ सकता है, कोई भी आदमी नहीं पकड़ सकता। अहरिया गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है ये। किसी को समझ में नहीं आता भाई क्या होने से क्या होता है। किसी को समझ में इधर होना चाहिए ना, ऊपर के मजले में तो खाली पड़ा हुआ है। 2-3 साल 1000 का पढ़ित है ना हमारे महाराष्ट्र में, मराठी शब्द है पढ़ित। क्या है, जमीन पढ़ित पढ़ ले लिया। क्या समझना है, क्या समझने वाला है, तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेके कर रहे हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि हम लोग अभी वामसिफ के लोग है। तो उसका जवाब देने के लिए ये यूरेशिया वाला जो किताब है अभी मराठी में हमने पब्लिश किया, उसको आप लोग पढ़ो। सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, उसका प्रोपेगेंडा करो। दूसरी बात, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, और भारत के 14-15 भाषाएं जितनी भी है वो सारे भाषाओं में ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में ही उसको हम लोग ट्रांसलेट करके सारी जगह पहुँचाएंगे। तो वो जो गुमराह कर रहे हैं, गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे देश में एनआरसी के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है, और मैं अभी आपको डीएनए के बारे में बोल रहा हूं। तो अब हम लोग आने वाले समय में ये जो एनआरसी की लड़ाई है, ये डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, इसकी लड़ाई शुरू करेंगे। और आज मैं इसकी घोषणा करता हूं कि भारत में एनआरसी के आधार पर, डीएनए के आधार पर एनआरसी होनी चाहिए।
अच्छा, इससे क्या होगा? डीएनए के आधार पर एनआरसी से क्या होगा? जिसका डीएनए भारतीय है उसका एनआरसी में नाम आएगा। ब्राह्मण का डीएनए भारतीय नहीं है, उसका नहीं आएगा। तो आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा बोलकर बता रहा हूं, उसका नहीं आएगा। अभी उन्होंने एनआरसी का लिस्ट तैयार किया, तो आसाम में 19 लाख लोगों को निकाला, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं। वो कहां के हैं? तो ब्राह्मण कहे बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश 13 अगस्त 47 में कहा था? भारत में था। डीएनए के अनुसार वो सारे भारतीय है। तो समझ में आ रहा क्या? बांग्लादेश के जो लोग हैं वो डीएनए के अनुसार भारतीय माने जाएंगे। अशोका के समय में अफगानिस्तान का जो लास्ट बॉर्डर है जो रशिया को लगा हुआ था, वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। भारत का नक्शा देखो, मौर्यकालीन। इतिहास जो लोग पढ़ते हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, वो लोग थोड़ा पढ़े तो आप लोगों को पता चलेगा मौर्यकालीन भारत का नक्शा अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है तो वहां तक रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय है। तो भारत का विभाजन किसने किया? तो 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी नेहरू ने विभाजन किया। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया, तो गांधी नेहरू ने भारत के टुकड़े किए। जो लोग भारत के मूल्यवासी नहीं हैं उन्होंने भारत के टुकड़े किए। और ये जो अभी एनआरसी की समस्या है ये तो टुकड़े करने की वजह से पैदा हुई है। अगर टुकड़े नहीं होते तो कोई कैसे कहता बांग्लादेश से आए? बांग्लादेश को बांग्लादेश माना ही नहीं जाता, बांग्लादेश को भारत ही माना जाता, तो ये लोग विदेश से आए ऐसा कहा ही नहीं जा सकता था। तो तुम लोगों ने विभाजन किया, टुकड़े किए। विभाजन के बारे में मेरे पास बहुत सारे अन्य डॉक्यूमेंट भी है, उसके आधार पर इसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो हम लोग अभी डीएनए के आधार पर एनआरसी को भारत में लागू करना होगा, हमारी ये मांग है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं ये मांग करने से नहीं होगा। मांग दिया थोड़ी होगा। अभी 8 तारीख को जो भारत भर में प्रदर्शन रैलियां है, तो इस प्रदर्शन रैलियों में डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, इसके लिए आंदोलन होगा, सारे देश भर में होगा। और 29 जनवरी को सारे देश भर में जो भारत बंद होगा वो डीएनए के अनुसार भारत में एनआरसी लागू हो, इसके लिए भारत बंद होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा ये भी थोड़ा बता दूं कि आसाम में जिन लोगों को उन्होंने 19 लाख लोगों को निकाला, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 14 लाख लोग कौन है? एससी एसटी ओबीसी। कोई अखबार, कोई मीडिया सारे देश भर में कहीं पर भी लोगों को नहीं बता रहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग वो 14 लाख लोग हैं। वो जो 19 लाख के अंदर 5 लाख लोग अगर मुसलमान छोड़ दिए जाए तो जो 14 लाख लोग हैं वो सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी के हैं। तो सारे देश भर में वो 14 लाख लोग कौन है इसके बारे में कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। वो तो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। वो कैसे आए? तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा पर चुनकर देने वाले खुलना, जसोर, बोरीचाल और फरीदपुर, इस एरिया से जिन लोगों को चुनकर दिया गया, बाबा साहब को चुनकर दिया गया, वो लोग पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, उनको भारत में लेने के लिए कहा जा रहा था, उनकी मांग थी। जब वो नहीं लिया गया, वो एरिया गांधी नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया। इसलिए वहां की प्रजा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के अनुसार 51% अगर वहां मुस्लिम होते तो पाकिस्तान को दिया जाता, मगर वहां तो 70% से भी ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता था, मगर गांधी नेहरू ने उनको दिया। वो नहीं वहां जाना चाहते थे, तो जबरदस्ती से जब गांधी नेहरू ने उनको दिया, वो सारे के सारे लोग भारत आए। केवल वही नहीं आए, उसी साइड से, पंजाब के साइड से लोग आए, गुजरात के साइड से लोग आए। मैं गुजरात में 12 दिसंबर को गया था, तो आदिवासियों के संगठन का एक कार्यकर्ता हमारे स्टेज पर था। उन्होंने कहा कि 9 लाख आदिवासियों को नरेंद्र मोदी ने अभी तक आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो पाकिस्तान वालों को नागरिकता दे रहा है। कौन यकीन करेगा नरेंद्र मोदी पर? वो बोलता पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर जो बुद्धिस्ट आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, जैन आएंगे, हिंदू आएंगे, उन लोगों को हम नागरिकता देंगे, केवल मुसलमान छोड़कर, क्योंकि मुसलमान के ऊपर मुसलमानों का राष्ट्र है, इसलिए प्रताड़ना नहीं होगी। मगर भारत से ऐसे मुसलमान पाकिस्तान गए जिनको पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है, वहां मुसलमानों पर भी अत्याचार होता है और उनका बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में चला है। नरेंद्र मोदी को शायद पता नहीं होगा, मगर हमें पता है। उनके साथ काफी अन्याय होता है और उनका एक नेता निर्वासित लंदन में रहता है। जिसने यह आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन का नेता अत्याचार से पीड़ित होकर लंदन में रहता है। तो पाकिस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार होता ही नहीं है, इसलिए कोई मुसलमान आ ही नहीं सकता, और अगर आता है तो वो भारत में घुसपैठ करने के लिए आता है। यह है नरेंद्र मोदी का कहना। तो इसलिए सबको देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। मुसलमान केवल घुसपैठ करने के लिए आएगा, एसाइलम के लिए, यानी आश्रय की मांगने के लिए नहीं आएगा। यह कहना हिस्टोरिकल फैक्ट से सही नहीं है।
तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारत में कोई भी नहीं बोल रहा है। वो जो 14 लाख लोग हैं, उनको नागरिकता देने का वादा कानून में किया है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। उसमें क्या लिखा हुआ है? हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी, वो है SC ST OBC, उनको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने के बाद वो लोग SC ST OBC का सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, तो अधिकारी बोलेंगे आपको हिंदू के नाम पर नागरिकता दी गई है, आपको SC ST OBC के नाम पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब SC ST OBC के नाम पर अधिकार मिल रहा है, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये कानून में हिंदू के नाम पर नागरिकता दी जाएगी, ये इसका मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम बनने के लिए राजी हो, हिंदू बनने के लिए राजी हो, ब्राह्मणों का गुलाम बनने के लिए राजी हो, तो तुमको नागरिकता दी जाएगी। अब आप कल्पना करो, जिनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, उनके घरों से निकालकर उनको खदेड़ दिया जाएगा, और वहां रहने के बाद उनको कहा जाएगा हिंदू बनने के लिए तैयार लेंगे, अब जो बनाना चाहो। हिंदू तो छोटी चीज है, जब आप गुलाम बना रहे हो, हिंदू बनना तो छोटी बात हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई समझाने वाला है नहीं, किसी को समझ में आता है नहीं। तो ये सारी चालाकी है। ब्राह्मण किसी SC ST OBC के घर में जाए और अपने धर्म का प्रचार करे, और SC ST OBC के लोगों को कहे, SC को कहे आपको हम अछूत बनाने के लिए तैयार है, हिंदू में आते क्या? मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा बात समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं। आते क्या? तो वो अछूत क्या बोलेगा? साले जूते से मारूंगा, हैं? 10 जूते मारूंगा और 1 गिनूंगा। तुम अपने धर्म में लाने की बात कर रहे हो और बोल रहे अपने धर्म में आओगे तो तेरे को अछूत का दर्जा दिया जाएगा। तो ब्राह्मण के पास अपने धर्म में प्रचार करके लाने का कोई रास्ता नहीं है। ब्राह्मण धर्म विषमता का समर्थक है, तो विषमता का प्रचार करके अपनी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। ब्राह्मण अपने धर्म की संख्या नहीं बढ़ा सकते। ब्राह्मण पैदा करने के लिए माहिर नहीं है। वो तो हम SC ST OBC के लोग हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़ा है 3 का, तो हमारे लोगों के घर में जाओ कि आपको 3 से ऊपर ही मिलेंगे। जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनके घरों में 3 से ऊपर का ही आंकड़ा मिलेगा, 4, 5, 7, कहीं कहीं 11। तो ब्राह्मणों के घरों में अशोक सिंघल जाते थे, देखते थे 1 है, बहुत ज्यादा हो 2 है, तो उन्होंने मरने के पहले सलाह दिया, अरे कम से कम 4-4 तो करो भाई, मुसलमान 14-14 कर रहे, तुम 4-4 तो करो। एक माताजी आई, उन्होंने कहा 6-6 करो। दूसरी माताजी ने कहा 10-10 करो। माताजी को बच्चे पैदा करने का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माताजी है, बच्चे पैदा नहीं किया मगर माताजी है। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि बच्चे पैदा किए बगैर कोई माताजी कैसे बन सकता है, मगर वो माताजी है, जय माताजी वाली। क्योंकि वहां बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं होता, मगर जय माताजी हो जाती है। उसको बच्चे पैदा करने का अनुभव नहीं, पैदा करने के बाद उसको पालन पोषण कैसे करना अनुभव नहीं, स्कूल में बच्चों को कैसे लेके जाते उसका अनुभव नहीं, बचाते बचाते स्कूल से बच्चे को अपने घर में कैसे लाना वो मालूम नहीं। 6-6 करो, 10-10 करो। मगर ये बात उन्होंने ब्राह्मणों को सलाह दी कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करो। ब्राह्मणों के घरों में ज्यादा बच्चे पैदा करने का है नहीं, तो पैदा करने से संख्या बढ़ा नहीं सकते, प्रचार करके संख्या बढ़ा नहीं सकते। अब उनके सामने संकट है, सारे बढ़ाए कैसे? ये पढ़े लिखे होकर जो SC ST OBC के लोग हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते, सारा जवाब हमारे पास है नहीं। हम पंडित है जरूर, मगर हमारे पास इन लोगों का कोई, अछूतों का कोई जवाब नहीं है, आदिवासियों का कोई जवाब नहीं है, OBC का कोई जवाब नहीं है, किसी सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो जवाब देकर तो इनको हिंदू नहीं बनाया जा सकता, कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने ये NRC वाला तरीका कि उनको तुम भारत के नागरिक ही नहीं हो, इसका दूसरा एक मतलब समझाता हूं। आप सारे देश भर में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो तुम विदेशी हो, विदेशी हो, विदेशी हो। उन्होंने कानून बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके आधार पर NRC बनेगी और फिर SC ST OBC की लिस्ट बनेगी, और सारे देश भर में, सारे जिलों में, अलग अलग तहसीलों में आप लोगों की लिस्ट बनेगी। आप भारतीय नहीं, SC ST OBC की लिस्ट बनेगी, आसाम में जैसे बनी वैसे आप लोगों की लिस्ट बनेगी। ब्राह्मण क्या बोलेंगे? अच्छा तुम हमको कहते थे विदेशी, अब देखो तुमको प्रूव कर दिया तुम ही विदेशी हो। तो समझ में आ रहा है?
तुमको विदेशी सिद्ध करने के लिए कानून बनाया, और सारे देश भर में चर्चा करवाई जा रही है कि ये केवल मुसलमानों के विरोध में है, एससी एसटी ओबीसी के विरोध में थोड़ी है। मगर कोई मुसलमान ब्राह्मण को विदेशी नहीं कह रहा है, विदेशी तो हम कह रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने ये जो कानून बनाया, ये कानून मुसलमानों के विरोध में नहीं बनाया, ये एससी एसटी ओबीसी के बीच में भ्रम फैलाने के लिए और एससी एसटी ओबीसी का समर्थन हासिल करने के लिए, और समर्थन हासिल करके ही उनके ही पिछवाड़े पर लात मारने के लिए बनाया गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम केवल डीएनए बेस एनआरसी को ही मानेंगे और किसी एनआरसी को नहीं मानेंगे, और इसके लिए हर प्रकार का आंदोलन करेंगे। लोकल नहीं, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन ऐसे समझ लिया जाए कि आज से यह तैयारी शुरू हो गई। हम लोग ये यहां से आज से ये सारे देश भर में ये तैयारी शुरू करेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक तो डीएनए का मुद्दा हमने एनआरसी के साथ जोड़ दिया, तो एक डीएनए है, एक एनआरसी है, और तीसरा है ईवीएम का मुद्दा हम छोड़ नहीं रहे। हो सकता है इसमें एक रणनीति हो कि वामन मेश्राम सारे देश भर में ईवीएम के विरोध में जनमत बना रहा है, तो ईवीएम के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए खेल हो सकता है। तो हम लोग एनआरसी डीएनए बेस हो और ईवीएम का मुद्दा भी उसके साथ साथ हम लोग लगाएंगे, और दोनों को मिलाकर के ये आंदोलन करेंगे। और इसके बारे में बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चलाया जाएगा। आज इस मौके पर